प्रीवियस हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? तैयारी चल रही है भाई सबकी? बढ़िया चल रही है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था लिविंग वर्ल्ड के कि हमारा टैक्सोनॉमिकल हियरार्की क्या था, है ना। हमने देखा था किंगडम, डिवीजन, फाइलम, जिसे ठीक है। वहाँ पे एक चीज मेंशन करना मैं भूल गया था, क्या कि डिवीजन प्लांट में एंड एनिमल में फाइलम, जो एग्जाम्पल हमने दिया था सेम चीज है, बस प्लांट में उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। तो ऐसा नहीं एग्जाम में आया था आप कंफ्यूज कर जाएं। और एक चीज जो मेंशन करनी थी, वो क्या मेंशन करनी थी कि सफिक्स क्या यूज होते हैं। सम टाइम क्वेश्चन रहता है दिमाग में, ऑल तो ये नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं, साइंटिफिक नेम देखते हैं, आप खुद समझ जाते हैं। बट स्टिल क्या है कि जब हम कोई नाम लिखते हैं, हमने साइंटिफिक नाम के वेज देखे थे, उसी तरह हमें ये देखना है कि लास्ट में क्या लगा था। जैसे हमने फैमिली देखा था, फैमिली क्या था, फेबेसी, है ना, सोलेनेसी, लिलिएसी, सी ए ई बार बार आ रहा था ना। मतलब क्या है, फैमिली के सफिक्स में क्या होगा, सी लगा होगा। उसी तरह डिवीजन या फाइलम के सफिक्स में क्या होगा, फाइटा होगा। सब डिवीजन के इसमें क्या होगा, फाइटीना होगा। क्लास में क्या होगा, ऑप्सिडा हो सकता है, फाइसी हो सकता है, या सिर्फ ए ई लगा हो सकता है। आपके ऑर्डर में क्या होगा, एल्स लगा होगा। लास्ट में क्या होगा, ए एल ई एस। कोई भी एग्जांपल आप उठा के देखेंगे, आपको ये चीज एक बार में समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? फिर सब ऑर्डर आई एन, फिर फैमिली हमने पहले देखा था सी लगा होता है, ठीक है। एंड सब फैमिली में ओएडी लगा होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है। सब डिवीजन, सब ऑर्डर कभी आता है, बहुत रेयर केस में है, बट ऑल्दो पता होना चाहिए। बट फोकस हमारा किस में होना चाहिए, डिवीजन में, क्लास में, ऑर्डर में एंड फैमिली में। अगर आपके साइंटिफिक नाम में कहीं पे आपको ऑप्सिडा दिख रहा है, लास्ट में ऑप्सिडा लगा हुआ है, इन केस ऑफ एनिमल ज्यादातर ऑप्सिडा दिखता है हमें, तो मतलब हम देखते ही समझ जाएंगे ये क्या है, ये क्लास है, ये फैमिली नहीं है, किंगडम नहीं है, फाइलम नहीं है, क्या है, क्लास है। वैसे अगर हम फाइटा लगाए थे, देखिए ब्रायोफाइट भी आएगा हमारे पास, तो वो क्या है, डिवीजन है, फाइलम है ना। प्लांट में डिवीजन कहते हैं, किंगडम नहीं है। तो सर आप बोलिएगा सर लीनियर हियरार्की में सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम होता है, उसके बाद डिवीजन आता है ना, और सबसे नीचे क्या होता है, फैमिली के बाद जीनस एंड स्पीशीज। ट्रिक याद है कि नहीं, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज गेट सिक। बात समझ में आई? तो गेट सिक है नहीं हमारे पास, जीनस और स्पीशीज, और किंगडम सर वो क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि इन केस ऑफ किंगडम, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इन केस ऑफ किंगडम, जीनस एंड स्पीशीज देयर इज नो सफिक्स। उनमें सफिक्स नहीं होता, उनका नाम कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? नोट डाउन करिए इसे। बढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, जिस तरह हमने लिविंग वर्ल्ड में बहुत सी हिस्ट्री देखे कि टैक्सोनॉमी किसने दिया, सिस्टमैटिक किसने दिया, स्पीशीज क्या था, जेनस क्या था, तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें उसका डिटेलिंग पढ़ना है। हमें किंगडम के बारे में पढ़ना होगा, डिफरेंट किंगडम पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज पढ़ेंगे, जिसे हम बैकग्राउंड बिहाइंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। किसी बुक में ये लिविंग वर्ल्ड में ही दे देता है, किसी बुक में ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देता है, क्योंकि ये बीच का कॉन्सेप्ट है कि दोनों तरफ वैलिडेट करता है। इसलिए हमें इसे कंफ्यूज में नहीं होना, सर इस चैप्टर का है इस चैप्टर का है, उससे हमें कोई मैटर नहीं है। पढ़ना है, सिलेबस में है, बुक में है, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे, स्पीशीज के बारे में। ये टर्म स्पीशीज किसने दिया, जैसे हमने देखा टैक्सोनॉमी किसने दिया, सिस्टमैटिक किसने दिया, तो वैसे ही सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अबाउट स्पीशीज, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक। तो सबसे पहले द टर्म स्पीशीज, टर्म स्पीशीज was given by जॉन रे। किसने दिया, जॉन रे, जॉन अब्राहम ने भाई, जॉन रे ने दिया, ठीक है। इन हिज बुक हिस्टोरिया जनरलिस
प्लांटेरम। किसमें दिया उन्होंने? इन हिज बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में। किसने दिया? जॉन रे, नॉट जॉन अब्राहम, क्लियर, जॉन रे साहब ने दिया। अब बात आती है स्पीशीज से बढ़ के आगे बढ़े तो बात आती है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। अभी तक हम स्पीशीज में थे, अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज आ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड इन द बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्पीशीज क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, किसने ये चीज सोचा कि हाँ स्पीशीज जीनस कुछ होता होगा, इतने डिफरेंट वैरायटी को कौन देख रहा था। तो फिर कौन आया यहाँ पे? सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? जॉन ने तो टर्म दिए थे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। हाँ सॉरी, कॉल आई था। तो किसने दिया? वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ठीक है। अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता क्या है? अर्नस्ट मेयर साहब ने कहा कि स्पीशीज आर दोज व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, हमें सही से सुनना है। क्या? which can interbreed among themselves and can produce fertile offspring are called as species, are called as species। यानी एक तो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी हो इंटरब्रीड करने के बाद, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना। यानी सिर्फ इंटरब्रीड कर सके तो भी उसे हम स्पीशीज नहीं कहेंगे। जब इंटरब्रीडिंग हो तो उसके बाद क्या हो? ऑफस्प्रिंग भी उनका फर्टाइल होना चाहिए। जैसे अब ह्यूमन के केस में हम लोग स्पीशीज है, सारे ह्यूमन क्या स्पीशीज है? सेम स्पीशीज। तो शादी होगी तो क्या होगा? इंटरब्रीडिंग होगी, फिर ऑफस्प्रिंग होगा, प्रोजेनी होगी, यानी हम लोग सेम स्पीशीज हैं। इट मींस द कांसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज वेल डिफाइंड बाय अर्नस्ट मेयर साहब। इन्होंने बहुत वेल डिफाइन किया, बट चूक गए। क्योंकि जब इन्होंने कहा तो ये नहीं सोचा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सब में जरूरी नहीं है। हमने प्रीवियस क्लास में एसेक्सुअल सेक्सुअल पढ़ा था और मेनली एसेक्सुअल को देखा था, है ना। तो एसेक्सुअल हम सब जानते हैं क्या होता है एसेक्सुअल में कि सर वन पेरेंट ओनली नीडेड, दो पेरेंट नहीं चाहिएगा। हम लोग क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमें दो पेरेंट्स चाहिए, है ना। लेकिन एसेक्सुअल में क्या है? एक ही पेरेंट, जैसे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, सेवरल अदर्स, वो क्या है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक ही पेरेंट में क्या है? वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होते हैं। तो सर क्या वो स्पीशीज नहीं है? बात है कि नहीं? तो मतलब अर्नस्ट मेयर का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसके लिए वैलिडेट कर रहे हैं? ओनली फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। उन लोगों के लिए जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वहां पे ये क्या वैलिडेट नहीं कर रहा है। इस चीज को लिख लीजिए, बोलना ना पड़े। मैं बहुत सी चीज बोलता हूँ, हर चीज बोर्ड में लिखाई नहीं जा सकती है, समझाने के लिए बहुत सी चीज कहनी पड़ती है। आपको वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप भूल सकते हैं और ऑब्वियस से भूल जाएंगे तो उसे नोट डाउन भी साथ साथ किया कीजिए। ऐसा नहीं कि बस जो बोर्ड में लिखा दिया गया वही नोट डाउन, तो वो बहुत कम रह जाएगा आपके पास, है ना। हमें अभी लगता है कि हाँ याद तो है, ठीक तो है, समझ में आ गया। कुछ दिन बाद या एक दो महीने बाद आप देखेंगे आपके बुक में नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए उसे सही से नोट डाउन बनाए, अपने तरीके से नोट्स बनाए। इसका जरूरी नहीं मैं जिस तरह से लिखा दिया आप वैसे ही लिखें, आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से आप नोट्स बनाए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा? स्पीशीज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। किसने दिया था? बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या होते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ा था जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सॉन, अरेंजमेंट, एनी रैंक ऑफ एनी ग्रुप। याद आ रहा है? ठीक है। नहीं याद है तो लेक्चर फिर से देखिएगा, मौजूद है लिविंग वर्ल्ड में। तो ये टैक्सोनॉमी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी होते हैं।
यानी कि हमें अरेंज करना है किसी चीज को, किसी ऑर्डर में, किसी रैंक में डालना है, तो हम किस तरह से अरेंज करेंगे, उसके भी बेसिस है, उसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, टैक्सोनॉमी होते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। The very first type of taxonomy is alpha taxonomy. क्या कहते हैं? The very first type of taxonomy is called as alpha taxonomy. क्या है भाई? ठीक है? या इसे आप क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। तो जिला क्लासिकल पूछने वाले सर ने तो बताएंगे क्लासिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है? अल्फा टैक्सोनॉमी या क्लासिकल टैक्सोनॉमी यानी सिर्फ आपको बाहरी बिहेवियर से देख के, मॉर्फोलॉजी को देख के आपको अरेंज कर दे, लंबा छोटा नाटा गिट्टा काला गोरा, यानी मॉर्फोलॉजी को देख के आपके अगर डिफाइन कर दें, किसी ऑर्डर में आपको सजा दे, तो उस तरह की टैक्सोनॉमी को हम क्या कहेंगे, अल्फा टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक, अब अल्फा के बाद क्या आना चाहिए, तो सर अल्फा है तो बीटा आएगा, बीटा टैक्सोनॉमी। क्लियर? अल्फा के बाद बीटा। तो सर अल्फा में हमारा क्या था, तो अल्फा में हमारा था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर। आप लिख लीजिए, भरोसा नहीं हुआ आप लोगों को, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है? तो बीटा अब एक्सटर्नल से कहां जाएगा, इंटरनल भी जाएगा, मतलब बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। अब एक्सटर्नल्स तो ठीक है, समझ में आ रहा था सर। इंटरनल कैरेक्टर में क्या हो सकता है, इंटरनल कैरेक्टर में जैसे आप ले लीजिए एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर हो जाएंगे, है ना, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर, आप जो भी कैरेक्टर ले लीजिए। ठीक है? एनाटॉमिकल कैरेक्टर भी ले सकते हैं, आप लिख लीजिए एनाटॉमिकल कैरेक्टर या डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि एनाटॉमी जो है आपकी एम्ब्रियोलॉजी है, साइटोलॉजी है, साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी, सेल की स्टडी, तो ये सारे के इंटरनल मिलेंगे ना, एक्सटर्नल तो मिलेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंटरनल कैरेक्टर्स में भी आ गए। तो अगर आप एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर को देख के भी डिफाइन कर रहे हैं, सूरत के साथ क्या देख रहे हैं, सीरत भी देख रहे हैं, तो क्या हो गया, ये बीटा टैक्सोनॉमी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई, जल्दी बोलो। ठीक, अब आइए बीटा के बाद हम डेल्टा गामा में नहीं आएंगे, डायरेक्ट हम कहां, बायो है, बैथ नहीं है, सुनो कहां जाएंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी। आ जाएंगे ओमेगा टैक्सोनॉमी। अब सर यहाँ पे एक्सटर्नल थे, यहाँ पे इंटरनल थे, यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी अवेलेबल है, एक्सटर्नल इंटरनल दाएं बाएं कहीं से भी उसके बारे में जुगाड़ लगाएंगे, कैसा है ये, क्या रखूं इसको, किधर डालूं, किधर सजाऊं, कुछ भी डेटा हम अवेलेबल कर सकते हैं उस प्लांट के बारे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी, यानी ऑल दी डेटा अवेलेबल फॉर प्लांट। कोई भी डेटा अवेलेबल होगा, जितने डेटा है सबके बेसिस में आप उसे कोई रैंक में डालना जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी। लिख लीजिए। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा, सर हमने अल्फा देखा, बीटा देखा, ओमेगा देखा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो अबाउट प्लांट, ओमेगा। अब आपके दो मेन बचते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है, दैट इज द फोर्थ वन इज साइटो टैक्सोनॉमी। क्या है, साइटो। अगेन मैंने कहा था कि द बायोलॉजी इज टर्मिनोलॉजी, है ना, यानी
टर्मिनोलॉजी बायो में बहुत इफेक्टिव है। अगर हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो हमें बहुत कुछ याद रखने में आसानी होगा, समझ जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। कैसे सर? साइटो, टर्म साइटो है ना, साइटो मीन्स सेल। ले हमारा काम नहीं तो खत्म। टैक्सॉन मतलब अरेंजमेंट, रैंक है ना। तो सेल के अरेंजमेंट यानी सेल के बेसिस में अगर अरेंजमेंट होगा तो हम क्या कहेंगे उसे? तो सर हम उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे। पता चला सर आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो बिना लिखे ही समझ गए। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर और इंफॉर्मेशन। जैसे साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हम क्या ले सकते हैं? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, ये सब। क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, सेल के अंदर का इंफॉर्मेशन है। तो इसके बेसिस में अगर आप कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं किसी का तो उसे हम क्या कहेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे। फाइन। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी अगेन। केमो मीन्स सर, केमो मीन्स केमिकल, टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल अगर अरेंजमेंट करेंगे तो केमोटैक्सोनॉमी। मैंने लिखा था, आप टर्मिनोलॉजी से समझ गए, टर्मिनोलॉजी से समझ जाएंगे, डायग्राम से समझ जाएंगे तो सब लिखने की आदत खत्म, दिमाग में सब रहेगा। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। अब सर केमिकल क्या? क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स स्पीशीज हैज डिफरेंट टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस। होता है कि नहीं? अलग अलग खुशबू लगती है, टेस्ट अलग अलग लगता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज का। तो उसी के बेसिस पे अगर आप क्या कर रहे हैं, उसे डिफाइन कर रहे हैं, रैंक में, ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा केमोटैक्सोनॉमी हो जाएगा। बात क्लियर है? जैसे केमिकल क्या होते हैं, प्लांट में केमिकल क्या होते हैं? अल्कलॉइड हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, ये सारे क्या है? प्लांट्स के केमिकल्स हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। तो हमने क्या किया? अभी टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देखा था, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे? सर टाइप्स हो गया, अब अगेन हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। सर बार बार हिस्ट्री, पीछे बैकग्राउंड, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, आप अपने पूर्वज को नहीं जानेंगे तो ऑब्वियस आपको अपने खानदान के बारे में मजा नहीं आएगा ना। बैठे रहते तो हमें लगता है ना, अपनी दादा के बारे में बताओ, दादी के बारे में बताओ, ये कौन थे, वो कौन थे। दैट इज द बैकग्राउंड। तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, तो आप जब पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है बायोलॉजी का जब बैकग्राउंड पता होगा तो आपको पढ़ने में भी उतना मजा आएगा, है ना। बस उसे इंटरेस्ट से पढ़ना है, उस लगन से पढ़ना है कि हमें लगे कि मेरी नीड है, ऑब्वियसली मेरी नीड है ना। तो अगर हम इंटरेस्ट इसमें पैदा कर लेंगे तो फिर क्या होगा? खूब बेनिफिट, है ना। आपको नाम रटना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं होगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अभी देखिए हमने स्पीशीज पढ़ा, अच्छा आसान लग रहा है मामला, सच बोलो, समझ में आ रही है बात, है ना। जब पढ़ रहे हैं तो लगा हाँ यार सही तो है, इतना टफ नहीं है, इजी है, हो जाएगा, रटना नहीं पड़ रहा है। बात सही है, पक्की बात है। टैक्सोनॉमी देखिए, हमें क्या देखना है? हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। क्योंकि ऑब्वियसली जब हिस्ट्री पता होगा, हमें बैकग्राउंड पता होगा, हमें पता होगा हमारे फादर क्या करते थे, हमारे दादा दादी क्या करते थे, मदर क्या करती थी, लोग क्या करते थे आसपास के, तो हिस्ट्री पता होती है तो उस चीज का मजा आता है। आप जानते हैं, आपके अंदर एक ललक पैदा होती है ना। तो आप बायो के स्टूडेंट हैं, जब आपको बायो की हिस्ट्री पता होगी कि यार स्पीशीज कैसे आया, तुम्हें मालूम था, जब आप डिस्कस करेंगे उसे आम लाइफ में जनरल वेज में आप बताएंगे तो उसका मजा ही अलग होगा। आप बोझ समझ के पढ़ेंगे, आप बर्डन समझ के पढ़ेंगे, क्या मजबूरी है, क्या ले लिए, तो फिर कुछ भी कर लीजिए, उस समझ में नहीं आने वाला, कल उसे आप भूल जाने वाले। जब उसे आप मान के चलेंगे, डेली लाइफ के बेसिस में ढाल के चलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, वो आप पे बर्डन नहीं होगा।
और जब पढ़ना ही है, आप नीट के दलदल में कूद गए हैं तो दरिया पार लगाना ही है। और लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे अपना लेना। पढ़ाई को जब आप अपनाइएगा तो पढ़ाई आपको भी अपनाएगी और क्या करेगी? आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगी। तो सबसे अच्छी आदत किस चीज की आदत है? इल्म सीखने की आदत, है ना? सीखने की आदत, कुछ भी सीखेंगे। और ये तो हमारी नीड है, हमें इसे पढ़ना है, हमें नीड करना है, तो हम आसान से देखेंगे, आसान से समझेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? सही बात बोलो, पक्की बात है ना? तो आइए हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर याद हो, मैंने क्लास में बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी। क्लियर बात? सही बात है। चलिए, इन्होंने क्या किया? ऐसा इन्होंने प्लांट को क्या किया? कैटेगराइज किया, क्लासिफाइड plants in 3 groups on the basis of morphology, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल के बेसिस पे इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से ग्रुप? ट्रीज, herbs and shrubs। फाइन। इस 3 कैटेगरी में एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले प्लांट को कैटेगराइज किया था। इसके बाद आए थे फादर ऑफ बॉटनी विच इज थियोफ्रेस्टस। कौन थे ये? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने अब 3 की जगह ट्रीज, हर्ब एंड श्रब्स, ये किसने किया था? एरिस्टोटल ने। इन्होंने 3 की जगह 4 कैरेक्टर में डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किया था। इन्होंने ग्रोथ देखा, ट्री लंबे हो रहे हैं, छोटे हैं, श्रब बहुत छोटे हैं। तो फिर एक इन्होंने देखा, एक नया जो इजाद किया इन्होंने, 4th टाइप विच इज अंडर श्रब, जो अंदर होते हैं, अंडर श्रब्स। तो 4 कैरेक्टर हो गए, ट्रीज, हर्ब, श्रब्स एंड अंडर श्रब्स। तो चौथा किसने दिया? थियोफ्रेस्टस ने। इन्होंने क्या किया? 4 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। तो 3 तो ऑलरेडी थे, चौथा इन्होंने ऐड किया, तो टोटल 4 ग्रुप में हो गया। और यही ये प्राणी हैं जिन्होंने एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल, ये टर्म सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं? आप बताइए। जैसे एनुअल क्या? जो साल में एक बार हो, बायनियल 2 बार, पेरेनियल 3 टाइम्स, 3 इयर्स इन। ठीक है, तो ये टर्म भी कौन ला के दिए थे? थियोफ्रेस्टस। ये कॉन्सेप्ट भी कौन ला के दिया था? थियोफ्रेस्टस साहब ला के दिए थे। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? लिखिए आपने। चलिए आइए। तो अभी तक तो सब मामला क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू हो तो लिखिए, बताइए, पहुंचिए मुझ तक, सारे इशू को सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह, है ना? कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। यानी अभी हम हिस्ट्री में चल रहे हैं और इसमें हम एक चीज देखेंगे कि अभी तो सर प्लांट को 3 ग्रुप 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब जो हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी क्या होगा? टैक्सोनॉमी का पार्ट होगा, जो आप क्लासिफाई कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफाई। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? याद है कि नहीं है भाई? कैरोलस लिनस। यही है कौन? टैक्सोनॉमी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? हमने कल पढ़ा भी है इसे। ठीक है, तो अब कैरोलस लिनस साहब ने क्या किया? सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 2 किंगडम में क्या क्या रखा? किंगडम प्लांटा, किंगडम
एनिमेलिया। किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमेलिया, दोनों लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी। एक बुक लिखा इन्होंने सिस्टेमा नेचुरा, सिस्टेमा नेचुरा, नेचर के बारे में, है ना। और उसी बुक में इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन किसका दिया, एनिमल्स के बारे में। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल इज वाज गिवन बाय द कैरल इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरा। इन्होंने 2 बुक और लिखी, क्या क्या, स्पीशीज प्लांटेरम एंड जेनरा प्लांटेरम। इन दोनों में इन्होंने क्या किया, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्लांट। स्पीशीज प्लांटेरम में इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लांट, साइंटिफिक नेम का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, है ना। और इसमें प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। ऑन द बेस इन्होंने 200 से ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए। इन्होंने ज्यादातर जो कैरेक्टर लिया स्टेमेन कार्पल यानी सेक्स के बेसिस पे। स्टेमेन कार्पल हम जानते हैं मेल और फीमेल फ्लावर प्लांट में होता है ना। जिस प्लांट में फ्लावर होता है उसमें स्टेमेन और कार्पल होता है ना। मेल और फीमेल पार्ट होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर लिया। इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या सेक्स क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। पक्की बात, सही है, नोट डाउन कीजिए। अब आइए, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कैरोलस लिनैनस ने दिया। इसमें बस एक चीज हमें सही करना है कि द बुक जेनेरा प्लांटेरम was written by Bentham and हुकर। बेंथम और हुकर ने जेनरा प्लांटेरम बुक लिखा था। स्पीशीज प्लांटेरम कैरोलस लिनैनस ने और जेनरा प्लांटेरम बेंथम एंड हुकर ने। प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आइए अब टू किंगडम के बाद हम कहां बढ़ेंगे, तो सर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम में क्या था, तो सर टू किंगडम में हमारा क्या था, प्लांट और एनिमल के बेसिस पे हम थे, है ना। अब 3 में क्या हुआ, इन्होंने एडिशन कर लिया, इन्होंने अर्नस्ट मेयर नहीं, अर्नस्ट हेकेल साहब, अर्नस्ट हेकेल, इन्होंने क्या दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसको ऐड किया, प्रोटिस्टा। किसको ऐड किया, प्रोटिस्टा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही बात भालो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर टू किंगडम हमारे पास पहले था, प्लांट एंड एनिमल, एक ऐड किया, जिस तरह ट्री हर्ब एंड श्रब थे, अंडर श्रब ऐड कर दिया था फ्रेस्टस ने, यहाँ इन्होंने इसे ऐड कर दिया, तो 3 किंगडम हो गए। अब फिर किस पे आएंगे, 3 के बाद हम 4 पे आएंगे, 4 किंगडम। And the 4th kingdom was given by कोपलैंड। किसके जरिए दिया गया, कोपलैंड ने। अब प्रोटिस्टा ऑलरेडी है, 4th में क्या ऐड किया, एडेड मोनेरा यानी प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट को ऐड किया किसने, कोपलैंड ने। तब कितना हो गया, 3 से बने 4। अब हमारे पास क्या आएगा, 4 से क्या आएगा, 5, और 5 का नाम तो हम सब जानते हैं, एंड दैट वाज, कौन बताएगा, R.H. विटेकर। कौन थे, R.H. विटेकर। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, बचा क्या, फंगस।
तो इन्होंने क्या ऐड किया, एडेड फंजाई। तो अगर इसे हम बहुत सिमिलर आसानी से देख लें तो हमारे पास क्या क्या था, जल्दी देखते जाओ। तो भाई प्लांट था, एनिमल था, फिर प्रोटिस्टा आया, फाइन, फिर मोनेरा आया, फिर कौन आया, फंगस आया, अभी तो आया, फाइन। तो ये दोनों किसने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, बोलते जाओ, कैरोलस लिनेयस। फिर थर्ड किसने दिया, थर्ड आपके अंश हेके। फिर फोर्थ कोपलैंड, फिर फिफ्थ R.H. विटेकर। आसान है, एक जगह सारे नाम आ गए, पता भी चला कि सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। तो प्लांट्स एंड एनिमल सबसे पहले, फिर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, फिर फंगाई, यानी ऑर्डर किस तरह किंगडम में ये ऐड हुए। उसके बाद एक और जगह है, इनसे रहा नहीं गया कि भाई 5 हो गए छोड़ दो, बच्चों को सिलेबस कम हो जाएगा, नहीं और बढ़ाओ। तो आ गए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल वीज, दिखाते हैं। इन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया, एंड एक यू बैक्टीरिया। यानी आर्की बैक्टीरिया ओल्ड बैक्टीरिया, यू मतलब न्यू और ट्रू बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब यहाँ 1 2 3 4 5 थे, अब ये 2 में हो गया, तो 5 से क्या हो गए 6, यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वीज पढ़ते हैं ना, कार्ल वीज। तो अब 6 साइंटिस्ट के नेम आपके पास हाथों हाथ है कि नहीं है, पक्की बात। तो यहाँ पे आप आराम से 6 मतलब 5 साइंटिस्ट, 2 से शुरू हुआ, 1 से शुरू नहीं हुआ। तो इन 5 के नाम साथ हैं, आप ऑर्डर देख लिए, आपने टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देख लिया, आपने उसके स्पीशीज के कॉन्सेप्ट देख लिए। तो सारी चीज को जिस दिन पढ़ाया जाए, जिस दिन आप ये लेक्चर देखें, ये वीडियो देखें, उसी दिन एनसीईआरटी से पढ़ लेना है और ये नोट्स पढ़ लेना है, दैट्स वुड बी द सफिशिएंट। और कोई थ्योरी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर ऑब्वियस रीजन आपसे बहुत से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि हो सकता है वो पढ़ाई ही ना गया हो, वो काम कहीं ना हो। तो इस चीज से घबराए नहीं, करे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। घबराना कब है, जब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो टेंशन की बात है। अगर पढ़ाई नहीं है तो टेंशन कैसा है ना, नो नॉलेज नो इश्यू। तो ये मेरा काम है कि क्या आपको दें, कितना मटेरियल दिया जाए इन वेरी सर्टेन गिवन टाइम। जो हमारे पास टाइम कम है, तो कितना मटेरियल दिया जाए जो आपका सिलेबस पूरा कवर कर ले, एक्स्ट्रा चीज ना दिया जाए आपको, है ना। तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, वरना पढ़ाने को बोर्ड पे तो मैं सारी हिस्ट्री पढ़ा दूं, बट आपके लिए वो बेकार जाएगा, है ना। तो जितना पढ़ाया जाए उस पर फोकस करना है, ना कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये हमारा काम है। अगर आपको कुछ ऐसा इश्यू लगे तो आप कमेंट करिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। होप आपको अब समझ में आ रहा हो, आपकी बॉन्डिंग बन रही हो। तो अगर ये समझ में आ रहा है कि बहुत बढ़िया है, नहीं है, जो भी डाउट है उससे बिल्कुल पूछा कीजिए, क्लियर किया जाएगा। क्लियर है। हमेशा और कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई पे फोकस यहाँ आना चाहिए। दिल दिमाग अक्सर हमें कहेगा कि नहीं भाई इधर चले जाओ, या थोड़ा ये पढ़ लो ना, बायो पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो ना, पढ़ाई तो कर लो, लेकिन घूम थोड़ी रहेगा। आपको हाँ बात तो सही है, नहीं बायो पढ़ना तो उस टाइम बायो ही पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो उस टाइम केमिस्ट्री ही पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो उस टाइम फिजिक्स ही पढ़ना है, तभी वो कंसंट्रेशन है। वरना आपका रूटीन खराब होगा और आपको लगेगा आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट द एंड रिजल्ट वुड बी द जीरो, और कोई भी जीरो तो नहीं बनना चाहता। बात समझ में आ रही है, क्लियर बात है, पक्का होगा, आसान है सब, सही बात, गुड। अल्लाह हाफिज़, बाय।